हेलो फ्रेंड्स, ये ध्यान दिया। हेलो फ्रेंड्स, ये जो है ये वीडियो कक्षा 11 वालों के लिए परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर क्या है? 18 है। इसके पहले वाला वीडियो जो कि लेक्चर नंबर 17 था, आपने उसमें क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है नील्स बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में कि नील्स बोहर ने क्या कहा, अपने परमाणु मॉडल में क्या कहा और किस आधार पे उन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया। नील्स बोहर ने किस आधार पर अपना परमाणु मॉडल दिया वो भी आपने पढ़ा कि जो नील्स बोहर ने ध्यान दो, नील्स बोहर ने अपना जो परमाणु मॉडल दिया है वो किस आधार पे दिया है? वो दिया है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। ठीक है। और इनका जो परमाणु मॉडल होता है किस पर लागू होता है? एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एक, उन पर लागू होता है। अब देखिए आप, इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में क्या क्या कह सकते हैं बातें बताई। पहली बात क्या है या पहला तथ्य क्या है? इन्होंने कहा कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर बहुत से वृत्ताकार मार्ग पाए जाते हैं। इन वृत्ताकार मार्ग को क्या कहा जाता है? कोश या कक्षा, या एक और नाम जोड़ दिया, ऊर्जा स्तर। ठीक है। और इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न कक्षाओं में, सब जितनी भी कक्षाएं पाई जाएंगी उन सभी में गति नहीं करता। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर पाई जाने वाली सभी कक्षाओं में से केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता हुआ पाया जाता है जिसके लिए उसका कोणीय संवेग h/2 पाई के क्या होता है? पूर्ण गुणज। h/2 पाई के क्या होता है? पूर्ण गुणज। और ऐसी कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहा जाता है जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, या गुणक कहें, पूर्ण गुणक होता है। उन कक्षाओं को क्या कहा जाता है? स्थायी कक्षा। स्थायी कक्षा का मतलब जब इलेक्ट्रॉन इसमें गति करेगा तो न तो ऊर्जा को क्या कह सकते हैं उत्सर्जन करेगा और न ही ऊर्जा का अवशोषण। ये कंडीशन है कि नॉर्मली केस में क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा वृत्तीय कक्षाओं में, जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, या ऐसा कहें स्थायी कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो न तो ऊर्जा को निकालेगा और न ही ऊर्जा का अवशोषण करेगा, न तो उत्सर्जन न तो अवशोषण, अर्थात उसकी एनर्जी फिक्स है। और जब एनर्जी फिक्स है तो कहाँ नाभिक में गिरेगा? एनर्जी घटेगी तो ना नाभिक के पास जाएगा। एनर्जी अगर फिक्स है तो फिर वो नाभिक के पास नहीं जाएगा। अर्थात यह मॉडल ये बता रहा है कि परमाणु स्थायी। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास चला जाता तो परमाणु क्या हो जाता? अस्थायी। कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास चला जाता, परमाणु को मानते कि यह अस्थायी हो गया है। लेकिन बोर ने क्या बताया? परमाणु स्थायी है, और वास्तव में परमाणु स्थायी है। इन्होंने ऐसे बताया कि क्यों स्थायी है, कि बताया कि भाई वही है ना कि स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करेगा, ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा ना ही अवशोषण करेगा। तो जब न तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा ना ही उत्सर्जन करेगा तो उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। फिक्स है तो जाएगा नहीं नाभिक में। ये कंडीशन है। मान लीजिए बता रहा हूँ, अगर कभी उसको एनर्जी मिल गई, बाहर से फोटॉन वगैरह आगे एनर्जी दे दी, बाहर से मान लीजिए कंडीशन दिया कि उसको एनर्जी मिल गई बाहर से, बाह्य स्रोत से, तब वो ऐसा भी नहीं कि एनर्जी लेगा नहीं, वो ऊर्जा का अवशोषण तब कर लेगा। अगर उसको बाह्य स्रोत से एनर्जी प्राप्त दी जाती है तो वो ऊर्जा का क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। और अवशोषण करेगा तो उसकी एनर्जी हाई हो जाएगी। ऐसा ही मान लो ना कि उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई। और जब एनर्जी हाई हो जाएगी तो वो उस कक्षा में अब गति नहीं करेगा। अब कहाँ चला जाएगा? उस आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि हर कक्षाओं की अपनी फिक्स एनर्जी होती है, और जो कोष या जो कक्षा नाभिक के पास होता है उसकी एनर्जी कम होती है, और जो कक्षा नाभिक से जितना अधिक दूर होता है उसकी एनर्जी क्या रहती है? उतनी ही अधिक। ध्यान दें, जो कोष या जो कक्षा, जैसे मान लो ये नाभिक है, तो जो कोष या जो कक्षा नाभिक के पास होगा उसका एनर्जी क्या रहता है? कम। और जो नाभिक से जितना अधिक दूर रहता है उसका एनर्जी क्या रहता है? उतना ही अधिक। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यही गति कर रहा है और उसको बाहर से एनर्जी मिल गया, मान लीजिए बाहर से एनर्जी मिल गया ऐसे फोटॉन के द्वारा,
तब वो ऊर्जा को अवशोषण कर लेगा, ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में गति नहीं करेगा, इससे उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाके गति करेगा, इससे उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाके गति करेगा। अभी आप ये नहीं मान सकते, सुने आप, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा ये भी है, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा ये भी है, तो इलेक्ट्रॉन को आप चाहे यहाँ भी भेज सकते हैं, यहाँ भी भेज सकते हैं। अभी आप यहाँ चाहे भेज सकते हैं, चाहे यहाँ भेज सकते हैं। अभी आपको पता नहीं कि इलेक्ट्रॉन ने कितना एनर्जी अवशोषण किया, जानते हैं? अभी आपको मैं प्रूफ कराऊंगा कि इस कक्षा की एनर्जी इतनी है, इस कक्षा की एनर्जी इतनी है, इस कक्षा की एनर्जी इतनी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से इस कक्षा में जाना चाहेगा तो कितनी एनर्जी लेके तब जाएगा। अभी सारी बातें आपको बताई जाएंगी कि पहली कक्षा की एनर्जी क्या है, दूसरी कक्षा की एनर्जी क्या है, तीसरी कक्षा की एनर्जी क्या है, चौथी कक्षा की, पांचवी कक्षा की एनर्जी क्या है। और अगर इलेक्ट्रॉन ये पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना चाहे तो उसको कितनी एनर्जी, कितना एनर्जी वो बाहर से उसको चाहिए, या कितना एनर्जी वो बाहर से अवशोषित करेगा, ध्यान दीजिए आप। अभी आपको यही प्रूफ कराया जाएगा कि हर कक्षा की अपनी अपनी क्या फिक्स एनर्जी। हाँ, लेकिन एक बात आप जान जाएंगे, एक बात आप जान जाएंगे कि इस कक्षा की एनर्जी कम रहेगी, इस कक्षा की एनर्जी इससे ज़्यादा, इस कक्षा की एनर्जी इससे ज़्यादा, अगला वाला कक्षा उसका एनर्जी और ज़्यादा। तो जब एनर्जी अधिक है, इसका एनर्जी कम है, तो कुछ एनर्जी वो बाहर से लेगा तभी तो बढ़ेगा एनर्जी। अभी आपको यही पढ़ाया जाएगा कि कितना एनर्जी इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए चाहिए, कितना एनर्जी इसको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाने के लिए चाहिए, ये भी आपको बताया जाएगा। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए बाहर से, या इलेक्ट्रॉन अगर सीधा से यहाँ जाना चाहे तो उसको कितना एनर्जी चाहिए। आप ऐसा मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, वो यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आया, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चला आया। अब ये कहाँ जाना चाहेगा? हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ फिक्स हो जाएगा। देखो, अगर कोई भी स्पीसीज है, कहीं भी ऊर्जा बढ़ती है, अगर कहीं भी ऊर्जा बढ़ती है तो स्थायित्व तो कम हो जाता है। ये रट लीजिए आप, ऊर्जा बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा? स्थायित्व तो कम। अर्थात अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आया है तो स्थायी नहीं है, स्थायी होने के लिए फिर से इसको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन यहाँ फिक्स नहीं हो जाएगा, वो यहाँ आएगा 10 के पावर -8 सेकेंड तक यहाँ रहेगा। इतना रहने के बाद वो फिर से कहाँ चला जाएगा? अपनी मूल कक्षा, ठीक है, अपनी मूल कक्षा में चला जाएगा। अच्छा देखें, आप सुने पहले, अच्छा मैं यही कुछ समझा दूं कि देखो, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, एनर्जी में परिवर्तन हो रहा है, तभी तो आ रहा है, उसकी ऊर्जा में क्या हो रहा है? परिवर्तन। या यहाँ से यहाँ जा रहा है तो भी ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाएगा तो भी ऊर्जा में कमी होगी ना। बस परिवर्तन का मतलब यहाँ बढ़ेगा और यहाँ क्या होगा? कम। तो यही सुनिए आप लोग, आप इसको मान लें कि ये E1 है, आप इसको E2 मान लो, इसको मान लो कि ये E1 है, क्या है? E1 क्या है? निम्न ऊर्जा वाली कक्षा, और E2 क्या है? उच्च ऊर्जा वाली कक्षा। चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, क्या लिखे बीच में मत रखें, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, पहला प्रश्न ये है कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, लिखे अवशोषण करता है, अवशोषण करता है, तो उसके ऊर्जा में, बातें ना आपके विचार, तो उसकी ऊर्जा में, उसकी लिखो, ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा ई। अब देखो, आपको मैं बता दूं, सुनो ध्यान से, जैसे डेल्टा ई बराबर, जानते हैं क्या होता है? डेल्टा ई का मेन फार्मूला है, ऊर्जा में परिवर्तन कभी भी निकालना है तो जानते हैं क्या होता है? लिखते हैं ई फाइनल, ई फाइनल माइनस, बता रहे, ई इनिशियल। अब बोलेंगे क्या है? फाइनल का मतलब अंतिम, कि इलेक्ट्रॉन की अंतिम ऊर्जा क्या रही, और इनिशियल का मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक शुरू में ऊर्जा क्या है।
इलेक्ट्रॉन की अंतिम ऊर्जा माइनस इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक ऊर्जा। ये मेन फार्मूला है। मेन फार्मूला यही है कि इलेक्ट्रॉन की अंतिम ऊर्जा माइनस इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक ऊर्जा। मान लीजिए ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, तो ऊर्जा के अवशोषण में क्या होगा? देखो, ऊर्जा के अवशोषण में पहले आप जान लें कि प्रारंभिक कंडीशन क्या है और अंतिम वाला कंडीशन क्या है। पहले कंडीशन यही था, इलेक्ट्रॉन E1 था कि नहीं? शुरू में एनर्जी क्या थी? E1। और अंतिम में कितना हुआ? समझ पा रहे हैं? शुरू में एनर्जी E1, अंतिम एनर्जी क्या है? E2। तो जानते हैं क्या करेंगे? पहले अंतिम लिखना है, फिर क्या लिखना है? तो समझ लें आप लोग कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो वहां फार्मूला क्या लिख देंगे आप? डेल्टा E बराबर इसके लिए E2 माइनस, कितना क्लियर है आप? और आप ये जानते हैं कि E2 का वैल्यू E1 से क्या होता है? अरे E2 ज्यादा होता है। इसकी एनर्जी हाई है ना, इसकी एनर्जी क्या है? कम। तो E2 की वैल्यू क्या रहेगी? अच्छा ये बताओ, जब ज्यादा में से कम घटेगा तो वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। वैल्यू क्या आएगा? तो अगर कभी भी डेल्टा E का मान पॉजिटिव आता है, डेल्टा E का मान क्या आता है? पॉजिटिव, तो उसको बोलेंगे कि इसने एनर्जी अवशोषित किया है। अगर कभी भी, सुनो ध्यान से, इसको स्टेप बाय स्टेप समझें कि देखो यहाँ की बात यहाँ बताई जा रही है। ऊर्जा में परिवर्तन को फार्मूला होता है एनर्जी में अंतिम एनर्जी माइनस प्रारंभिक एनर्जी। ये मेन फार्मूला है। आप ये मानिए कि अगर इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा का अवशोषण किया, फिर उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा? तो आप यही देखो, यही फार्मूला, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक कंडीशन E1 थी, अंतिम कंडीशन E2 है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक E2 माइनस E1 होगा। आप ये जानते हैं कि E2 का वैल्यू E1 से बड़ा है, तो जब ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो वैल्यू किस में आएगा? प्लस में आएगा। किस में आएगा? अब प्लस का मतलब यही है, प्लस को बोलते हैं उष्मा शोषी। क्या बोलते हैं? मतलब ये उष्मा को अवशोषण कर रहा है। क्या कर रहा है? अरे उष्मा लेगा तभी तो जाएगा, एनर्जी लेगा ना, तभी तो यहाँ आ रहा है। एनर्जी का क्या हो रहा है? अवशोषण। एनर्जी का दूसरा कंडीशन में ये बोल रहा हूं कि जब इलेक्ट्रॉन कभी भी अगर आपने एनर्जी निकाला, उसकी वैल्यू पॉजिटिव, देखो ऊर्जा कभी प्लस माइनस नहीं होती, लेकिन अब बस यही समझेंगे ऊर्जा का प्लस या माइनस वैल्यू केवल यही शो करता है। प्लस वैल्यू शो करेगा कि उसने उतना एनर्जी लिया है, और माइनस वैल्यू क्या शो करेगा? बस ये बात है। ये बता दूं आपको, आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतना ही एनर्जी इसको निकाल के यहाँ जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ से यहाँ आने के लिए जितना एनर्जी इसने लिया है उतना ही एनर्जी निकालेगा, तब ये यहाँ से कहाँ जाएगा? कैसे पहचानेंगे आप? अगर ये प्लस में है एनर्जी, जैसे प्लस में है तो समझो लिया है, माइनस में है तो क्या किया है? निकाल दिया है। कक्षाओं का डिफरेंस, ये जो समझे आप लोग, कक्षाओं की एनर्जी का डिफरेंस उतना ही होता है। जैसे जितना डिफरेंस तो उतना ही है, बस प्लस या माइनस से आप ये पता कर पाएंगे, प्लस का मतलब लिया है, माइनस का मतलब निकाला है। एनर्जी उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं कि निकालेगा कम, लेगा ज़्यादा, नहीं, जितना लेगा उतना ही निकालेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के उत्सर्जन द्वारा, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के उत्सर्जन द्वारा कहाँ चला जाता है भाई? अरे आप कह सकते ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो उसके ऊर्जा में परिवर्तन, तो उसकी या उसके कह दें ऊर्जा में परिवर्तन। समझ तो पा रहे आप लोग? देखो आपको ये सब बातें रटनी नहीं, केवल समझनी, लिख लो, समझ लो बस। ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा E क्या होगा जानते हैं? वही फार्मूला है, प्रारंभिक अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन जा रहा था ये कंडीशन है, पहले यह था, बाद में ये हुआ। अंतिम कंडीशन ये है ना, जब इलेक्ट्रॉन निकाल के जा रहा है, निकाल के जाने का मतलब क्या है? शुरू में यहाँ था, यहाँ पहुंचा है, वही तो हुआ। निकालने की प्रक्रिया में क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है? E2 से कहाँ जा रहा है? E1 पर जा रहा है कि नहीं? निकालने की प्रक्रिया में E2 से कहाँ जा रहा है? E1। तो E2 आपका क्या है? प्रारंभिक है, और E1 क्या है? अंतिम।
तो वही लिखेंगे E1 माइनस, हाँ, प्रारंभिक अंतिम माइनस प्रारंभिक। जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो जाने के केस में E2 से E1 पर जा रहा है कि नहीं? जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करके जा रहा है तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो आप E2 को मान लो प्रारंभिक है और E1 को क्या है? अंतिम, लास्ट में वही गया है। तो आपका ये वो प्रारंभिक है, ये अंतिम है। अब लगाइए फार्मूला, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम कौन है? E1, प्रारंभिक कौन है? E2। तो क्या लिखेंगे आप? हाँ, डेल्टा E बराबर E1 माइनस E2। और आपको पता है कि E2 का वैल्यू ज्यादा है। अगर आप कभी भी कम वाले में से ज्यादा वाले को घटाएंगे तो वैल्यू किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। किसमें आएगा? इसको क्या बोलेंगे आप? उष्मा छेपी। क्या बोलेंगे? उष्मा छेपी का मतलब उष्मा निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। इतना फटाफट छाप लीजिए। ध्यान दीजिए आप, एक पहले सुन ले, इसके बाद लिखिए। देखो बताया क्या जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन को, हाँ ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक अपकेंद्र बल का मान जानते हैं? अपकेंद्र बल क्या है पहले समझा दूं, फिर इसके बाद ये समझाता हूँ। जैसे कोई वस्तु है, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है, ये नाभिक है आपका, ये नाभिक है और ये इसका क्या है? ये वृत्तीय मार्ग है, इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। जब कोई भी वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति करती है ना, तो उसको एक बल है जो बाहर की ओर फेंकता है। एक बल उसे क्या करता है? बाहर की ओर फेंकता है। उस बल को कहा जाता है अपकेंद्र बल। क्या बोलते हैं? अपकेंद्र। वृत्तीय मार्ग में अगर कोई वस्तु गति करता है, सीधा बात करें, तो उसको एक बल बाहर की तरफ फेंकता है, एक बल अंदर की तरफ फेंकता है। तो वो वस्तु बैलेंस तभी रहेगी जब बाहर वाला बल और अंदर वाला बल दोनों क्या रहेगा? बराबर। अंदर वाले बल को आप बोल सकते हैं अभिकेंद्र बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल। अगर कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति करे तो वृत्त का केंद्र होता है कि नहीं? तो यही बात है कि केंद्र की ओर लगने वाला बल उसको अंदर खींचेगा, बाहर की ओर लगने वाला बल उसको बाहर खींचेगा। जब इन दोनों बलों का मान बराबर रहेगा तो हाँ, वो वस्तु गिरेगी नहीं, बैलेंस रहेगी, संतुलित रहेगी। तो यहाँ पहले समझे आप, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है, इसको एक बल क्या होगा? बाहर की तरफ कार्य करेगा। इस पर एक बल कहाँ कार्य करेगा? बाहर की तरफ। और ये देखिए प्लस माइनस, ये प्लस, ये नाभिक में प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पे क्या है? माइनस। तो ये दोनों, ये क्या करेगा? इसको अंदर की तरफ खींचेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित कह सकते हैं। प्रतिकर्षित को ऐसे भेजेंगे कि प्रतिकर्षित कर रहा, प्रतिकर्षण का चिन्ह अलग होगा। ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। तो जब इस आकर्षण बल का मान, जिसको आप बोल सकते हैं अभिकेंद्र बल, अपनी भाषा में अभिकेंद्र बल बोल दो, इस अपकेंद्र बल के बराबर हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन स्थायी रहता है, वो अंदर नहीं जाता। तो इलेक्ट्रॉन स्थायी है कि नहीं? इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं जाएगा। उसको आगे बताया कि क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर की तरफ लगने वाला बल और अंदर की तरफ लगने वाला बल आपस में क्या है? बराबर। बाहर की तरफ लगने वाले बल को आप बोलते हैं अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल का फार्मूला होता है mv²/r। इसको, इसका जो प्रूफ होगा वो आप फिजिक्स में करेंगे, थोड़ा सा आप रटने का प्रयास करें कि बाहर की तरफ लगने वाला बल क्या होगा? mv²/r होगा। अंदर लगने वाले बल को मैं समझा रहा हूं, कैसे आप स्पष्ट करें, कैसे आप स्पष्ट करेंगे। ध्यान से सुने। अच्छा मैं बोलूं, आपसे कोई कह दे नाभिक, आपने कहा कि नाभिक में प्लस आवेश, प्लस होता है। अब कोई कहे कितना प्लस? जितना प्रोटॉन होगा उतना प्लस, है कि नहीं? नाभिक में प्रोटॉन की वजह से ही तो प्लस आता है, न्यूट्रॉन तो उदासीन है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन। तो आप ऐसा लिख दे थोड़ा अपनी भाषा में कि नाभिक में धनावेश कितना होगा? नाभिक में धनावेश किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही उस पर क्या रहेगा? धनावेश। आपको मैंने बताया है कि प्रोटॉन पे प्लस ई आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस ई आवेश। प्रोटॉन पे प्लस ई आवेश और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस ई आवेश। ये जानते हैं कि नहीं?
अच्छा, प्रोटॉन की संख्या को आप जेड से दिखा सकते हैं? परमाणु क्रमांक ही तो प्रोटॉन की संख्या है। परमाणु क्रमांक ही क्या है? प्रोटॉन की संख्या। तो ध्यान दें, अगर आप कह सकते हैं नाभिक में धनावेश को बताना चाहते हैं तो यही कह देंगे कि नाभिक में प्लस है, लेकिन कितना प्लस होगा? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। आप प्रोटॉन की संख्या को जेड मान लो, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉनों की क्या होती है? संख्या। तो आप इसको दिखा सकते हैं प्लस जेड ई। किसको किसको इसमें कंफ्यूजन है वो बता दे फिर से, कि नाभिक में आवेश प्लस जेड ई होता है, कैसे पता करेंगे? क्यों कैसे पता करना है? देखिए, क्योंकि देखो नाभिक में जो धनावेश होता है प्रोटॉन की वजह से आता है। जितना प्रोटॉन रहेगा उतना प्लस आएगा, उतना मतलब एक प्रोटॉन पे प्लस ई, एक प्रोटॉन पे आवेश प्लस ई होगा, दो प्रोटॉन पे दो प्लस दो ई, तीन प्रोटॉन पे प्लस तीन ई। आपको तो पता नहीं कितना प्रोटॉन है ना, तो आप यहाँ प्लस ई ना मान के जेड ई कर दो। क्या कह सकते हैं आप? ये रट लो कि नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? प्लस जेड ई। प्लस तो जेड क्या है? प्रोटॉन जितना होगा। तीन प्रोटॉन प्लस तीन ई कर दें, पांच प्रोटॉन प्लस पांच ई कर दो। समझ पा रहे हो कि नहीं? और इलेक्ट्रॉन पे आवेश ई माइनस लिखा ही गया। अच्छा, आपको मैं बता दूं, इसको जो मैं बताने जा रहा हूं इसको आप 12 में पढ़ेंगे। जानते हैं आप, 12 में एक पार्ट है फिजिक्स में, है वैद्युत स्थैतिकी। क्या नाम है? वैद्युत स्थैतिकी। वैद्युत स्थैतिकी अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे बस आपको इतना काम लेना है। ध्यान, पहले तो जानेंगे, ये जानेंगे ना अपकेंद्र बल कितना होता है? mv²/r। ठीक है, अभी मैं इसका मान बता रहा हूं कि ये कितना होगा, ये बल कितना होगा, यही निकालूंगा। इससे निकालेगा, इससे निकलेगा। जानते हैं वैद्युत स्थैतिकी में बताया गया है कि अगर दो आवेश है Q1 Q2, Q आवेश को दिखाता है, एक को Q1 एक को क्या मान लीजिए Q2। अब देखो, हाँ आप, मैंने यहाँ चिन्ह नहीं लिख रहा हूँ, चाहे प्लस प्लस हो जाए चाहे माइनस माइनस, हमको चिन्ह से मतलब नहीं, बस आवेश होने चाहिए, चाहे दोनों प्लस प्लस रहे चाहे माइनस माइनस रहे। यहाँ मैं आवेश नहीं लिखा हूँ। अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर व्यवस्थित हैं, कुछ दूरी पर रखे गए हैं, तो उनके बीच में एक बल कार्य करता है। उस बल को बोलते हैं कूलाम्बिक बल। एफ सी कह सकते हैं या एफ कहो, एफ का मतलब बोल देंगे कूलाम बल। हाँ, कूलाम्बिक बल होता है। कूलाम बल मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, हालांकि कूलाम्बिक बल होता है, ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कि जब दो आवेश चाहे विपरीत हो चाहे समान हो, हमसे मतलब नहीं। क्योंकि देखो बल में क्या होता है, जैसे जो बल है ना, बल की गणना करते समय हम आवेश का केवल मात्रा देखते हैं, आवेश का चिन्ह नहीं देखते हैं कि प्लस है कि माइनस है। हाँ, कितना आवेश हम ये देखेंगे कि आवेश कितना है, 10 कूलाम है कि 20 कूलाम है, आवेश ये देखेंगे। 2 ई है 3 ई है, ये भी आवेश का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई कह दो या ई कह दो, 2 ई 3 ई, इससे मतलब होगा हमको चिन्ह से मतलब नहीं होगा। इसको आप अभी नहीं पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? 12 में। बस यहाँ थोड़ा एक बात समझ लो कि एक पार्ट है 12 में वैद्युत स्थैतिकी है, जो जहाँ क्या पढ़ेंगे आप? आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में, जिसको आप क्या बोल देते हैं? कूलाम बल। क्या बोल देते हैं? कूलाम बल। इसका फार्मूला होता है ना, इसका फार्मूला होता है K Q1 Q2, यही Q1 Q2 अपान R²। यही रखना है कि आवेशों के का गुणनफल होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, और दूरी का क्या होना चाहिए? वर्ग। कूलाम बल क्या होता है कि दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल को आप कूलाम बल कह सकते हैं, या क्या जानते हैं एक और नाम है? कूलाम बल कहिए, या इसको बोल सकते हैं वैद्युत स्थैतिकी आकर्षण बल। क्या जानते हो? चलो, वैद्युत स्थैतिकी, लेकिन आकर्षण कब होगा? जब प्लस माइनस होगा ना। अभी कूलाम बल पे ही रहिए आप, चलिए जानिए। ये कूलाम बल है। ये कूलाम बल क्या होता है? आवेशों के गुणनफल के बराबर, आवेशों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती होता है, बराबर नहीं होता है। जब समानुपाती हटता है तो के आता है, जिसको बोलते हैं नियतांक। क्या होता है? नियतांक।
अच्छा देखो ध्यान से, आप देखो, अच्छा अगर आपको प्रॉब्लम है, सुनिए आपको प्रॉब्लम है केवल इतना तो बस, कि अगर दो आवेश हैं कुछ दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच में जो बल कार्य करता है उसका फार्मूला होता है के Q1 Q2। Q1 Q2 क्या है, आवेश है। आर स्क्वायर उनके बीच की क्या है, दूरी है। तो मैं इस फार्मूले का यूज यहाँ कराना चाहता हूँ, मैं इस फार्मूले का यूज यहाँ कराना चाहता हूँ कि मान लीजिए, सुनो पहले, मान लीजिए मैं ए को Q1 ए के Q2 मान लूँ। यहाँ जो आवेश रखे आप ई प्लस मत रखो, रखो जेड ई। क्या रखूँ, क्योंकि नाभिक के आवेश क्या होता है, प्लस जेड ई। मैं लिखाया हूँ आपको, क्या होता है नाभिक पर आवेश, क्या लिखेंगे आप, प्लस जेड ई। अब प्लस मत लिखा करें, अब प्लस जेड ई लिखा करो। अब हमको क्या पता कितना प्लस है, प्लस तो आपको पता है, लेकिन कितना प्लस है, परमाणु क्रमांक के बराबर या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो देखो ध्यान से, तो यही बताया गया कि Q1 Q2 दो आवेश होंगे, चाहे समान हो चाहे विपरीत, उससे मतलब नहीं है, और उनके बीच की दूरी का वर्ग होगा। तो अगर यही देखो, सुनो ध्यान से, ये भी तो आवेश है, जेड ई और ई माइनस, ये भी आवेश है कि नहीं, अरे ये आवेश नहीं है। एक को Q1 एक को Q2 मान लो, चाहे जिसको Q1 चाहे जिसको Q2 मान लीजिए। मान लीजिए मैंने Q1 जेड ई को मान लिया और Q2 उसको मान लिया। तो अगर जेड ई और ई का स्क्वायर कर दें, मतलब यही होगा ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, गुणा होगा, जेड ई और के है ई और दूरी का वर्ग होगा ही। तो इसको जब मिलाएंगे तो क्या लिखेंगे, जेड ई स्क्वायर, क्या लिखेंगे, बस यही थोड़ा याद रखना है आपको कि के जेड ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो यही थोड़ा जानते रहो कि अपकेंद्र बल का मान एम भी स्क्वायर अपान आर, इन दोनों के बीच लगने वाला बल जो होगा कितना होगा, जेड ई स्क्वायर अपान आर, के जेड ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ठीक है, लगने वाला बल इन दोनों के बीच क्या होगा, के जेड ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। थोड़ा हाँ, के का मान यहाँ लिखा है, के क्या है, एक नियतांक है, उसका नाम है वैद्युत स्थितिकी नियतांक। एक नियतांक है, जानते रहो बस, इसका वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। कई लोग इसका वैल्यू रख के सॉल्व कराते हैं, लेकिन मैं के का वैल्यू नहीं रखूंगा, मैं सीधा के का मान रखूंगा, के रखूंगा। इसका मान कितना होता है, हाँ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परावैद्युतांक है। बस आप के का मान जानते हो थोड़ा बहुत, मैं बाद में यूज कराऊंगा। ठीक है, इसको फटाफट लिख लो। या देखो ध्यान से, आपने उससे ज्यादा आपको नहीं रटना है, बस यही रटना है कि जो अपकेंद्र बल है अभिकेंद्र बल के क्या होता है, बराबर। या ऐसा बोले कि अपकेंद्र बल किसके बराबर होता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल है उसके क्या होता है, बराबर होता है। और आपने लिखा है कि अपकेंद्र बल का मान इतना होता है एम भी स्क्वायर अपान आर, और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच कार्य करने वाला जो बल है उसका मान कितना होता है, के जेड ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। इतना जानना है बस, और कुछ नहीं जानना। और देखो, अगर अभी तक आप याद रखें, आपने कितना फार्मूला पढ़ा है, आपने पढ़ा है फार्मूला एक, पहला फार्मूला पढ़ा एम भी आर बराबर एन एच अपान 2 पाई, ये पढ़ा है फार्मूला की। कितना फार्मूला पढ़ा, थोड़ा एक बार रिवाइज कर लो। बोर मॉडल एम बी आर एन एच अपान 2 पाई। और एक आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है एम बी स्क्वायर अपान आर, ये क्या है, अपकेंद्र बल है ना, अरे यार। और आपने दूसरा ये पढ़ा, चलो एम बी स्क्वायर अपान आर बराबर के जेड ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। लेकिन इसको 3 पार्ट में लिखो। ये आपका अपकेंद्र बल है, अपकेंद्र बल। और तीसरा क्या पढ़ा है, एक पढ़ा है आपने के जेड ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल। अच्छा देखो ध्यान से, यही फार्मूला पढ़ा है ना आपने, एक ये पढ़ा, एक ये पढ़ा, एक ये पढ़ा। अब इन्हीं तीनों फार्मूले का यूज करके आप त्रिज्या निकालेंगे, आप वेग निकालेंगे। 3 पढ़ेंगे आप कि हर कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, हर कक्षा की का वेग क्या होगा, हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, हर कक्षा की ऊर्जा क्या होगी, उसी का सूत्र स्थापित करेंगे इन तीनों के माध्यम से। ठीक है, और इसमें यूज आप करेंगे इसका यूज करेंगे आप, क्या यूज करेंगे, एम भी स्क्वायर अपान आर बराबर के
सुन ले एक बार, सुन लीजिए एक बार, ये बातें ना हो आपके बीच। देखो, आप इसी का यूज करो। सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है वो यही है, एम वी स्क्वायर अपान आर बराबर के जेड ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। इसी से आप त्रिज्या निकालिए, इसी से आप वेग निकालेंगे। जानते क्या करना है आप इसमें, अगर आपको त्रिज्या निकालना है तो भी का मान रखो, और कहाँ से भी का मान पता करेंगे मैं बता रहा हूँ। आपने इन दोनों को लिख लिया है, अब बचा कौन है, यहाँ से भी का मान निकालिएगा, यहाँ से भी का मान निकालिएगा, यहाँ रख दीजिएगा। भी का मान निकालना, और भी का मान निकाले भी स्क्वायर का निकालना, तो कर देना स्क्वायर उसका भी। जैसे भी का मान निकालना स्क्वायर कर देना, तो यहाँ से अगर आप भी का मान निकाल रखेंगे यहाँ तो आर का मान मिलेगा। अगर आप यहाँ से आर का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, भी का मान। भी का मतलब वेग। अगर इसके आर का मान रखोगे तो वेग मिलेगा, इसके भी का मान रखोगे तो क्या मिलेगा, आर। आपको निकालना क्या है, त्रिज्या। तो यहाँ से किसका मान रखना चाहेंगे, भी का। किसका मान रखना चाहेंगे, तो इसको भी के रूप में लिखो। आप भी के रूप में क्या लिखना चाहेंगे, भी इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई एम आर लिख सकते हैं। 2 पाई एम आर, चूंकि यहाँ भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, वर्ग कर लो। हाँ, वर्ग करने पर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा भी स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। क्लियर हो इतना, समझ पा रहे हो ना। जब दोनों का वर्ग करेंगे क्या आएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इसके बाद 4 हो जाएगा, इसके बाद पाई स्क्वायर, इसके बाद क्या आ जाएगा एम स्क्वायर, और इसके बाद क्या होगा आर स्क्वायर। अब इसी भी स्क्वायर का मान रखो। आ तो रहा है ना पूरा, हाँ चलो यहाँ लिख रहा हूँ, यही लिख रहा हूँ। वर्ग करने पर क्या मिलेगा, भी स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब यही भी स्क्वायर का मान रखें, भी स्क्वायर का मान रखने पर भी स्क्वायर का मान रखने पर रखो भी स्क्वायर का मान, यम तो है ही, उसके बाद एन स्क्वायर एच स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखेंगे, आर रहबई करेगा आपका, उसको भी लिख लो 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। उधर लिखो के जेड ई स्क्वायर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दें आप, देखो ध्यान से क्या क्या वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ये एम से एम कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। आप इस आर को वहां लेके जाओ और उसको कहाँ लेके आओ, हाँ सीधा करो, ये आर यहाँ लेके जाएं और ये के जेड स्क्वायर कहाँ लाइए, नीचे। तो क्या लिखेंगे आप, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर बराबर आर। आपको मिल गया आर का फार्मूला। नहीं समझे क्या, आपको मिल गया त्रिज्या का फार्मूला। ये बोर कक्षा की त्रिज्या का फार्मूला है, ठीक है। हाँ, अब इसमें देखो, अब इसमें क्या है ना, एन जो है, एन जानते क्या है, कोस। कोस का मान बदल सकता है, पहला कोस दूसरा कोस, एन का मान बदल सकता है। और यहाँ जेड नहीं, जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, इसका मान भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। अगर आपने हाइड्रोजन लिया तो 1 होगा, हीलियम प्लस लिया 2 होगा, लिथियम डबल प्लस लिया तो क्या होगा, हाँ 3 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये और ये वैल्यू बदलेगी, बाकी एच क्या है, प्लांक नियतांक फिक्स रहने वाला है। 4 क्या चेंज करोगे, 4 तो देखो ये अंक है, ये भी फिक्स रहेगा, पाई भी फिक्स रहेगा, पाई का मान भी क्या रहेगा, फिक्स। और यम क्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यम क्या है, हाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये भी फिक्स रहने वाला है, ऐसा थोड़ा कि बदल जाएगा। हाँ, के भी नियतांक है, ई स्क्वायर वो भी आवेश है, वो भी नियतांक है। तो आप ऐसा कीजिए ना, सारे नियतांक को एक तरफ कर दो और जो सारे बदलेंगे उनको अलग कर दो। नहीं समझ पा रहे हैं, इसी फार्मूले को आप, इसी फार्मूले को एक अलग तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि आप ना ऐसा कर लो, एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर
यम के ई स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एन स्क्वायर अपान जेड, लिख सकते हो। अरे यार देखो ये नियतांक है, प्लांक नियतांक। हाँ भाई वही बात है कि एन को देखो, एन बदलेगा और जेड बदलेगा, तो हमने दोनों जो बदलने वाले एक तरफ कर दिया और जो फिक्स वाले उसको एक तरफ कर दिया। हाँ तो आपके त्रिज्या का फार्मूला है, आपको याद नहीं रखना है, इसको प्रूफ कर सकते हैं। हाँ जो फार्मूला आप लगाएंगे, हाँ इसको रटना थोड़ा सा, जो बदलने वाले हैं वही रटना कि त्रिज्या के केस में एन बदल सकता है, मतलब जो त्रिज्या है एन जेड तो बदल ही करेगा, हर परमाणु के लिए एन का मान अलग होगा। कि कौन सा कोष की बात कर रहे पता नहीं, कौन सा परमाणु है उसकी बात कर रहे पता नहीं, ठीक है। तो ये एन और जेड का मान अलग होगा और ये वैल्यू रहेंगे फिक्स। अब इन्हीं का मान रखा जाएगा, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा मैं सीधा वो लिखता हूँ। मैं सबका मान रख के सॉल्व नहीं कराऊंगा आपसे, मैं ये बताऊंगा कि सबका अगर मान रखा जाए तो क्या मिलेगा, वही रट लेंगे, ठीक है। देखो फिर देखो ध्यान से देखो, आपको सारे ये नहीं रटना है। देखो ये तो प्रूफ कराया गया है, सुने आप लोग, आपको ये प्रूफ कराया गया है कैसे आता है। अगर इसमें सारे कांस्टेंट का वैल्यू रखेंगे आप, तो आपको जो मिलेगा फार्मूला ये मिलेगा। बोर कक्षा की त्रिज्या की रख ले फार्मूला, कि बोर कक्षा के त्रिज्या की फार्मूला होता है 0.529 एन स्क्वायर अपान क्या जेड एंगस्ट्रॉम, या रख सकते हैं पिकोमीटर में 52.9, जिसमें आप पूछ रहे हैं एन स्क्वायर अपान जेड पिकोमीटर, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से एक चीज बता रहा हूँ। हाँ पिको नहीं, जैसे आपको देखो त्रिज्या जो निकालनी होती, परमाणु त्रिज्या कितनी छोटी होती, आप निकालेंगे मीटर में, क्या आपको छोटे यूनिट में निकालना है। छोटा यूनिट क्या है, पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम। अक्सर परमाणु त्रिज्या वगैरह या तो एंगस्ट्रॉम में लिखी जाती है या तो पिकोमीटर में, तो आपको इसमें निकालना भी है पिकोमीटर में ही, समझ पा रहे हैं आप। हाँ आपको पिकोमीटर का मान नहीं रखना है, बस हाँ जानते रहो कि एक पिकोमीटर में कितना मीटर होता है, 10 के पावर माइनस 12 मीटर, 10 के पावर माइनस 12 मीटर। हाँ यार कुल निकाल सकते भाई, लेकिन अक्सर यूज में देखा न तो बहुत ज्यादा न तो बहुत कम, दोनों रखना है ना, देखा बहुत कम भी नहीं रखना है। अक्सर केसेस में जो परमाणु जानते रहो कि परमाणु त्रिज्या की वैल्यू जो होती है या तो पिकोमीटर में लिखी जाती है या तो, बस इतना जानते हो, समझ पा रहे हो। अच्छा ये देखो, अच्छा यहाँ देखिए क्या है ना, एक मैं थोड़ा सा देख लूँ, अब देखिए ध्यान से, अगर दो कक्षाएं हों, उनकी त्रिज्या आपस में तुलना करनी हो तो, ये तो आपने बताया ना कि कक्षा की त्रिज्या जो होती, सब कक्षाओं की त्रिज्या का फार्मूला यही है कि इतना रखो एन स्क्वायर अपान जेड। आपका एन का मान बदलेगा और जेड का मान बदलेगा, एन बदलेगा और क्या बदलेगा, जेड का मान। इसका मान तो नहीं बदलने वाला है। तो सुनो ध्यान से, ध्यान दो, जैसे आप ऐसा बोलो कि दो कक्षाएं मान लो, मैं एक को R1 मान लूँ, एक को क्या मान लूँ, सुन लो तब लिखो यार। अगर दो कक्षाएं हैं, जैसे बोले यही कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए दो कक्षाएं हैं, उनकी त्रिज्या तुलना करनी है। हाइड्रोजन परमाणु के पहले कोष की त्रिज्या और तीसरे कोष की त्रिज्या, उसकी तुलना कर लो कि कौन ज्यादा कौन कम है। तो दो कक्षाओं के जब त्रिज्या की तुलना करनी हो तो एक को आप R1 मान लें, एक को क्या मान लो R2, और हम यहाँ जेड कुछ मान नहीं देगा, हाइड्रोजन के लिए जेड का मान मान लेंगे। अगर हुआ हाइड्रोजन परमाणु तो जेड का मान क्या मानेंगे, 1। हीलियम प्लस के लिए जेड का मान 2 मान लेंगे आप। ध्यान दो, R1 का मान क्या लिखेंगे आप, R1 लिख दो साहब कि R1 समानुपाती होगा एन स्क्वायर अपान जेड के। R1 बराबर क्या होगा, एन स्क्वायर अपान जेड। और R2 क्या लिखेंगे आप, N1 लिख दो, N1 स्क्वायर अपान Z1 और N2 स्क्वायर अपान Z2। समझ नहीं पा रहे क्या आप लोग, दिक्कत होगा यार। देखो अगर दू कक्षा बा, जैसे मान लो
अब हम मानते नहीं कि जैसे मान लो कि हाइड्रोजन के हीलियम हो या दोनों हाइड्रोजन या उससे हमसे नहीं मतलब बा। अब दुई कक्षा बा एक R1 एक R2 कहा तो एक कक्षा का त्रिज्या की तुलना करेंगे। आप एक बार देख लो, नहीं तो अगर प्रश्न आएगा तो आप R1 R2 मान के आराम से सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एक शॉर्ट फार्मूला बता रहा हूँ कि आप चाहे तो उसका भी यूज कर सकते हैं कि क्या फार्मूला बन सकता है, बता रहा हूँ। जैसे मान लो देखो, दो कक्षा, एक को मैंने R1 मान लिया, एक को क्या मान लिया R2। R1 समानुपाती इसके, ये तो वैल्यू कट जाएगा, दोनों में फिक्स, ये तो नियतांक हो ना यार, चाहे पहला कक्षा हो, चाहे दूसरा कक्षा हो, चाहे तीसरा कक्षा हो, ओमन यन हो जेड का वैल्यू बदले, यन का मान बदले कि का मान बदले जेड का, ये तो नियतांक से मिला बा, किससे मिला बा, ई न बदले। तो हम जो वैल्यू बदलेगा वही लिखेंगे आप कि R1 को मान लो n1 स्क्वायर अपान Z1 और R2 को क्या मान लो n2 स्क्वायर अपान Z2। तो जब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे R1 अपान R2 तो नियतांक कट जाए, ध्यान था R1 का मान लिखबा का n1 स्क्वायर अपान Z1 बटा n2 स्क्वायर, सुनो ध्यान से, n2 स्क्वायर अपान Z2, ये उल्टा हो जाए, Z2 ऊपर हो जाए और n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर कहाँ चला है, नीचे। तो आप लिख सकते हैं R1 बाई R2 बराबर n1 स्क्वायर अपान Z1 इंटू Z2 n2 स्क्वायर। समझ पा रहे हो ये फार्मूला लगा सकत, अगर दुई कक्षा त्रिज्या की तुलना करेगा ये फार्मूला लगा सकत है, नहीं तो हर मन सीधा R1 R2 मान के लगाई है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आज आप इतना ही पढ़िए, ठीक है, आज आप इतना लेक्चर नंबर 18 में इतना ही पढ़े आप लोग। अब आपको पढ़ाया जाएगा, इसी से संबंधित काफी प्रश्न कराए जाएंगे आपको लेक्चर नंबर किसमें 19 में, ठीक है। और जो है आपको फिर बताया जाएगा कि आप बोर कक्षा का वेग निकालना सीखेंगे, बोर कक्षा का वेग कैसे निकालें। आज आप इतना ही पढ़िए।